अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको अकाउंट्स की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझाऊंगी। जर्नल एंट्री करने में आसानी होगा जब आपको बेसिक चीज़ पता होंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जर्नल एंट्री करने में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? जैसे कि दो पर्सन जब बिज़नेस में इन्वॉल्व होता है और वो दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है और हम वो सब एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जैसे कि देख लेते हैं, अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ of a business that change its financial position. It means a financial transaction entered by two parties that initiates the accounting process of recording it into the book of account. It may be cash और क्रेडिट। ये कैश से भी हो सकता है या क्रेडिट से भी हो सकता है। क्रेडिट मतलब कि हम लोग कुछ चीज़ उधार पर दे रहे हैं, जिसका पैसा हम लोग बाद में रिसीव करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? ट्रांजेक्शन विच इज़ रिकॉर्डेड अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट वो है जिसमें जो ट्रांजेक्शन्स होता है दो पर्सन के बीच में, वो हम लोग एक पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि राम परचेज गुड फ्रॉम श्याम। ठीक है, राम ने श्याम से गुड परचेज किया। अब श्याम अपने अकाउंट में राम का हेडिंग देकर उसके अंदर लिखेगा कि उसने राम को कितना गुड्स सेल किया, कितना कैश में सेल किया, कितना क्रेडिट में सेल किया, और कितना राम से पैसा भी लेना बाकी है। तो वो जो एक पार्टिकुलर हेड में हम लोग वो जो भी रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है एक बिजनेस मैन के बीच में, तो वो हम लोग बोलते हैं क्या? अकाउंट। जो भी हम लोग एक पार्टिकुलर हेड में उसको रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको बोलते हैं अकाउंट। ये हम लोग को सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं दिखाते, ये हम लोग को इफेक्ट भी दिखाता है और डायरेक्शन भी दिखाता है कि हम लोग को क्या स्टेप लेना चाहिए और क्या नहीं। आइए देखते हैं क्या है। ट्रांजेक्शन्स विच इज़ रिकॉर्डेड अंडर अ पार्टिकुलर हेड इज कॉल्ड अकाउंट। इट not only shows the transactions between the two parties but also shows its effect and directions। ये सिर्फ ट्रांजेक्शन्स ही नहीं दिखाता है दो पार्टीज़ में, ये उसका इफेक्ट्स और डायरेक्शंस भी दिखाते हैं। आइए हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक में, वो है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो है जैसे कि जो ओनर है, जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल्स। It refer to the amount invested by the proprietor in a business enterprise। ये जो अमाउंट है, जैसे कि राम wanted to start a business, राम अब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी अमाउंट अपने बिजनेस में लगाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। It is the amount with which goods एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। वो जो अमाउंट अपने बिजनेस में लेके आ रहा है, उससे वो गुड्स या एसेट्स परचेज कर सकता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जो भी कैश लाए या एसेट्स लाए, जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो लाता है ओनर, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है कि जैसे कि ओनर ऑफ द बिजनेस जो होते हैं ना, ओनर जो होते हैं बिज़नेस के, वो अपने बिज़नेस से कुछ पैसा निकाल के अपने इन्जॉयमेंट के लिए जो पैसा निकाल कर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। जैसे कि राम का बिज़नेस है और राम ने अपने बिज़नेस से पैसा निकाल कर कार ख़रीदा, तो वो कार अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदे, ना कि बिज़नेस ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए। तो वो अपने टूर इन्जॉयमेंट के लिए ख़रीदा है ना, तो वो कार उसका क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा, पर्सनल यूज़। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राम ने अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे की ये अपने बिज़नेस से पैसा निकाल के, तो वो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है उसका ट्यूशन फ़ी, है ना, वो उसका पर्सनल चीज़ है। तो जो भी उससे पर्सनल चीज़ होगा उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में, वो है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एनीथिंग विच अनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट्स इन अ फ्यूचर। जो भी चीज़ जो बिजनेस एंटरप्राइज को कैश दिलाएगा या बेनिफिट्स दिलाएगा फ्यूचर में, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट। जैसे कि ये पेन सेल करके बिजनेसमैन को पैसा मिल रहा है, तो ये बेनिफिट्स हो रहा है बिजनेसमैन को, है ना। तो जो भी चीज़ जो बेनिफिट्स होगा, ये उसको उस चीज़ से प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। जैसे कि एग्जांपल देख ले, कैश एंड बैंक बैलेंस।
वो बैंक बैलेंस कैश उसका एसेट्स है, वो कैश या बैंक बैलेंस अपने बिजनेस में लगाएगा, सामान खरीदेगा और उसको सेल करेगा, तो सेल करने से उसको जो प्रॉफिट आएगा वो उसका एसेट्स हो गया। जैसे कि स्टॉक्स, फर्नीचर सेल करने में उसको जो भी इनकम आएंगे वो ये सब उसका एसेट्स है। मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, मनी वोइंग बाय द डेबिटर्स आर ऑल एसेट्स। ये सब एक एसेट्स है जो भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करने में, फ्यूचर में मदद करे या इनकम अर्न करने में मदद करे, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या है? नॉन करेंट एसेट्स वो होता है जो कि हम लोग सेल नहीं करते हैं, हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होता है पर वो सेल के लिए नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि राम के पास एक फैक्ट्री है जो कि क्लोथ प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है, क्लोथ प्रोड्यूस करता है वो, तो वो जो मशीन उस क्लोथ को प्रोड्यूस करता है वो मशीन सेल करने के लिए नहीं, क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए, क्लोथ सेल करने के लिए मशीन नहीं, तो वो मशीन क्या हो जाएगा? नॉन करेंट एसेट। इट इज़ यूज इन बिजनेस टू प्रोड्यूस क्लोथ्स बट मशीन आर नॉट यूज टू सेल, ठीक है ना। तो जो चीज़ हम लोग सेल नहीं करते हैं फिर भी बिजनेस में यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। जो चीज़ हम लोग सेल के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बट वो बिजनेस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मशीन वगैरह हो गया, क्लोथ प्रोडक्शन फैक्ट्री में मशीन हो गया, तो मशीन सेल के लिए नहीं है पर क्लोथ तो सेल के लिए है, तो क्लोथ हम लोग का हो जाएगा करेंट एसेट्स और मशीन हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। आइए देखते हैं क्या है। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर continued use in the business for the purpose of producing goods or service and are not meant for sell। वो सेल के लिए नहीं है, वो सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो या कुछ के लिए भी, तो वो जो सेल के लिए नहीं है पर बिजनेस में इस्तेमाल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का एग्जांपल देखिए, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर, व्हीकल्स, फर्नीचर एंड एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हैं नॉन करेंट एसेट्स का। अब आते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स वो है जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि ये पेन हम लोग इसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये कॉपी हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच, और इसके पास फिजिकल अपेयरेंस है, ये है ना, फिजिकली अपेयर करता है, हम लोग देख सकते हैं ना, तो ये हो गया हम लोग का टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख ले, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तो जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं ना, जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते, जिसके पास फिजिकल अपेयरेंस नहीं है। जैसे कि गुडविल, गुडविल क्या होता है? गुडविल जो होता है, जैसे कि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है, जिसका बहुत नेम है, फेम है मार्केट में, जैसे कि जियो ले लें, उसका बहुत नेम है, फेम है मार्केट में, है ना, तो जियो का बहुत गुडविल होगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो नेम और फेम होता है ना कंपनी का, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। पैटेंट्स, कॉपीराइट्स, अब जैसे जियो है तो उसका कॉपीराइट्स होगा, है ना, जियो कंपनी का कोई उसका नाम चुरा कर अपना कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकता है ना, तो वो उसको बोलते हैं कॉपीराइट्स, ठीक है, एंड ट्रेडमार्क्स। नेक्स्ट है हम लोग का करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या है? करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल, जो कि हम लोग को सेल करना है, वो करेंट एसेट्स होता है, और विच द मैनेजर वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर में जो हम लोग सेल करते हैं, है ना, जैसे कि क्लोथ हो गया या कुछ भी हो गया, जैसे चॉकलेट्स हो गए वगैरह, सेल करके जो पैसा आता है 1 ईयर के अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट्स, जो कि हम लोग के लिए सेल करना है ना। तो जो सामान हम लोग सेल करने के लिए लाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग करेंट एसेट्स विद इन 1 ईयर। अब लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने के लिए। जैसे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया,
राम ने कुछ लोगों से उधार लेकर सामान लाया, कुछ लोगों से लोन लेकर स्टार्ट किया बिजनेस, है ना, तो उसको फिर रीपेमेंट भी तो करना है, उसको वापस पैसा भी तो देना है, तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा पे करने का, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज़। इट रिफर टू द अमाउंट विच द फर्म वोज टू द आउटसाइडर, ये एक अमाउंट है जो फर्म वोज करता है आउटसाइडर को पे करने के लिए। लाइबिलिटीज़ दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो है जैसे कि बिजनेस है, बिजनेस को अब ओनर को भी पैसा देना है, ओनर तो फ्री में काम नहीं कर रहा है ना, ओनर भी तो पैसा लेगा ना बिजनेस से, तो जो पैसा आता है प्रोडक्ट सेल करने के बाद पहले वो ओनर को पेमेंट होता है या प्रॉपर्टेरियर को पेमेंट होता है। जैसे कि उसने कैपिटल लगाया तो वो जितना कैपिटल लगाया उतना तो वो लेगा ही ना, तो जो भी पेमेंट पहले ओनर या प्रॉपर्टेरियर को पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज़। पेमेंट फर्स्ट मेड टू द प्रॉपर्टेरियर और ओनर, जो पेमेंट बिजनेस पे करता है प्रॉपर्टेरियर या ओनर को, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज़। जैसे कि ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रॉपर्टेरियर और ओनर आर इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ है जो हम लोग आउटसाइडर को पे करता है, बिजनेस आउटसाइडर को पे करता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। जैसे कि ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ सच एज क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके बैंक में पैसा ख़त्म हो गया और आपने फिर भी बैंक से कुछ पैसे निकाले तो वो क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है, तो वो क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका लोन भी वापस करना है ना, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। जो पैसा बिजनेस आउटसाइडर को पे करता है जैसे कि क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। और बिजनेस जो प्रॉपर्टेरियर और ओनर को पैसा पे करता है उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ अब दो टाइप के होते हैं, एक नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होते हैं, एक करेंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है? ये वो लाइबिलिटीज़ है जिसको जल्दी नहीं है पेमेंट की, ये 1 साल बाद भी पेमेंट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, इसको कोई हड़बड़ी नहीं है पेमेंट की, इसको हम लोग 1 साल बाद भी पे करेंगे तो चलेगा, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। देखते हैं, दिस रिफर टू दोज लाइबिलिटीज विच फॉल ड्यू relatively long period, normally after more than 1 year, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स। इसको हड़बड़ी नहीं है, हम लोग इसको 1 साल बाद भी पे कर सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म्स लोन हो गया। तो ये जो हम लोग 1 साल के बाद पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट लाइबिलिटीज़। अब करेंट लाइबिलिटीज़ क्या है? करेंट लाइबिलिटीज़ को पेमेंट की जल्दी रहती है, जिसको 1 साल के अंदर ही पेमेंट करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं करेंट लाइबिलिटीज़। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सब हो गए करेंट लाइबिलिटीज़, जिसको 1 साल के अंदर ही पेमेंट करना है, विद इन 12 मंथ। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का है 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं। तो current liabilities refer to those liabilities which are to be paid in a near future, normally within 1 year. Example, bank overdraft, bills payable, creditor and short-term loans. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेबिटर। डेबिटर क्या होता है कि जो सेलर गुड्स सेल करते हैं पर्सन या फर्म को, वो भी क्रेडिट में, और पैसा रिसीव नहीं करते हैं, तो वो हो जाता है उनके लिए डेबिटर। और जब तक पूरा पेमेंट ना वो पे कर दे सेलर को तो वो तब तक उसके लिए डेबिटर ही रहता है, तो उसे डेबिटर बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले ले, 50,000 का गुड्स सोल्ड किया मोहन को क्रेडिट में, ठीक है, देन वो उसका डेबिटर तब तक रहेगा जब तक कि वो उसका फुल पेमेंट ना कर दे। आइए देखते हैं। The term debitor represents those person or a firm to whom the goods has been sold or service rendered on a credit, and it may
payments has not been received from them, they still owe some amount to the business, उसको हम लोग बोलते हैं डेबिटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर वो है जो गुड्स परचेस करता है कोई पर्सन से या फर्म से क्रेडिट में और उसका पेमेंट नहीं करता है तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जब तक वो फुल पेमेंट ना कर दे फर्म या जिस इंसान से वो सामान खरीदा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। आइए देखते हैं। द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम होम द गुड्स have been purchased or service procured on credit and payment has not been made to them, और पेमेंट नहीं किया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। नेक्स्ट है हमारा क्या? परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या है? जो गुड्स हमने सेलर से ख़रीदा और मे बी उसमें डिफेक्टिव है या कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ गया है उस गुड्स में तो वो रिटर्न कर देता है सप्लायर को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न। आइए देखते हैं। परचेस रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। व्हेन परचेस गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर दिस आर नोन एज अ परचेस रिटर्न। सच रिटर्न्स आर ऑल्सो टर्म एज अ रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है? जब कोई परचेजर गुड्स सेलर्स को रिटर्न कर देता है ना, कस्टमर जब मेरा गुड्स से रिटर्न कर देगा मुझे तो वो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम दिस आर टर्म एज अ सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुड्स। गुड्स क्या है? आम आदमी के लिए जो इंसान गुड्स खरीदता है, जो आम आदमी होता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं करता है, जैसे कि हम और आप गुड्स खरीद के लाए उसको इस्तेमाल किया तो वो हम लोग के लिए गुड्स नहीं है, वो हम लोग के एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग उसको सेल नहीं कर रहे। पर अगर बिजनेसमैन कुछ गुड्स खरीद के लाता है और उसको रीसेल करते हैं कुछ इनकम अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। जैसे कि गुड्स include all those things which are purchased for the resale or which are used for producing the finished goods product which are also meant to be sold। जो भी गुड्स एक बिजनेसमैन खरीदता है उसको रीसेल करने के लिए उसे वो गुड्स होता है उसके लिए। पर एक आम इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए जब वो गुड्स खरीदता है फॉर देयर रेगुलर यूज, इट्स नॉट अ गुड, इट्स अ प्रोडक्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक क्या होता है? जैसे कि एक्स्ट्रा गुड्स लाके अपने गोडाउन में रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक्स। जैसे कि नैरोलैक्स कंपनी है, पेंटिंग कंपनी है ना, तो वो सारा प्रोडक्ट्स अपने शोरूम में तो नहीं रखेगा ना, तो कुछ प्रोडक्ट्स वो अपने गोडाउन में भी तो रखेगा ना, कि जैसे किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए तो वो शोरूम में बस उतना ही रखेगा जितना कि वो दिखाए कस्टमर को, और रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट तो वो अपने गोडाउन में रखेगा, तो है ना, उसका स्टॉक बना कर रखेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक्स। स्टॉक दो टाइप का होता है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंट में, जैसे 1 अप्रैल से अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, 31 मार्च में एंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर ऑफ द अकाउंटिंग। तो जो पूरा ईयर का सेल्स को कैलकुलेट करने के बाद जो एंड में स्टॉक बचता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक्स। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक्स। और वही जो एंड वाला स्टॉक बचता है और हम लोग जो न्यू ईयर सेक्शन स्टार्ट होता है फिर 1 अप्रैल से, तो वही स्टॉक को जो हम लोग 1 अप्रैल से यूज़ करते हैं उसको बोलता है ओपनिंग स्टॉक्स। आइए देखते हैं क्या है। द टर्म स्टॉक्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो कि अनसोल्ड होता है ना, पूरा साल का जो एट द एंड 31 मार्च को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जो पूरा साल का सेल्स होता है कितना सेल हुआ स्टॉक। द वैल्यू ऑफ द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी गुड्स अनसोल्ड है अकाउंटिंग पीरियड का बिगनिंग में, उसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक। एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में जो भी गुड्स अनसोल्ड है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स।
आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो हम लोग अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो हम लोग वीडियो और अपना टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। सो टिल देन बाय गाइस।